पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर कंपनीज लिस्टेड हैं और उसमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि किसी ख़ास साल में अच्छा परफॉर्म करती हैं, किसी ख़ास पीरियड में अच्छा परफॉर्म करती हैं और फिर बाज़ औक़ात उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है और एक हमें कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को नहीं मिल रही होती। लेकिन ऐसी ही मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी अगर हम परफॉर्मेंस को हिस्टोरिकली देखें तो वो एक लंबे अरसे से बेहतरीन का सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो इसी हवाले से एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात की जाएगी, जो 2009 से लेके 2022 तक मुसलसल अपनी अर्निंग को इम्प्रूव कर रही है और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ-साथ अच्छे पे आउट्स भी दे रही है। एज़ एन इन्वेस्टर हमेशा से हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करें कि जिनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट हो और जो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हों और जिनकी अर्निंग ऐसी हो कि जिसकी बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि आने वाले सालों में उसमें मज़ीद ग्रोथ हो सकती है और उससे कंसिक्वेंटली उससे मज़ीद बेहतर डिविडेंड और पे आउट्स आ सकते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है हाईनून लेबॉरेटरीज़ लिमिटेड, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक लिस्टेड कंपनी है और एक मशहूर कंपनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कंपनी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये 1984 में कायम हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन फिर 1995 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। और इस कंपनी के अगर बिज़नेस की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, इंपोर्ट भी करती है और सेल भी करती है। तो एक काफ़ी इसका वर्सटाइल किस्म का डाइवर्सिफाइड किस्म का पोर्टफोलियो है फार्मा सेक्टर के अंदर। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो ये तैयार करती है या फिर उनको सेल कर रही होती है। तो मार्केट के अंदर आपको इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जो इसकी दवाइयाँ हैं वो मिल रही होती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी का जो कोर बिज़नेस है वो एक बड़ा ही लुक्रेटिव किस्म का बिज़नेस है और ये मार्केट के अंदर अपनी बेहतरीन तरीके से अपने कदम जमा चुकी है। अब जो एक्चुअल बात जिसके ऊपर हम फ़ोकस करेंगे वो इसकी अर्निंग्स और इसके पे-आउट्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमूमन हम पिछले 5 साल में देख रहे होते हैं कि कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म किया। लेकिन इस कंपनी का ख़ासा ये है कि 2009 से ये डेटा मैंने उठाया है, 2009 से लेके 2022 तक अगर आप देखें, तो हर साल इस कंपनी की जो अर्निंग है वो पिछले साल से बेहतर ही रही है। अब जैसे 2009 में आप देखें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 3 रुपया 98 पैसे थी और फिर ये 2010 में 4 रुपये 26 पैसे और फिर बढ़ते-बढ़ते अगर आप 2022 में देखें, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, तो उसमें इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 57 रुपये 71 पैसे पे चली गई। तो बीच में आपको कोई भी ऐसा साल नज़र नहीं आएगा जिसमें इसकी अर्निंग डाउन हुई हो, बल्कि हमेशा इसकी अर्निंग में इज़ाफ़ा ही देखने को मिला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2023 चूँकि इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है, तो जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है, इसके अब तक के 3 क्वार्टर्स के जो रिज़ल्ट हैं, उसमें इसकी जो अर्निंग है, वो 34 रुपए 36 पैसे है। तो मुझे ये गुमान हो रहा है कि अगर तो इसके चौथे क्वार्टर के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स ना आए, तो हो सकता है कि ये पहली दफ़ा इतने लंबे अरसे में हिस्टोरिकली पहली दफ़ा ऐसे हो कि इस कंपनी की जो अर्निंग है, वो पिछले साल से कुछ कम हो। लेकिन शायद इसकी अर्निंग पिछले साल के बराबर लगभग करीब ही हो या अगर कम भी होती है खुदा ना ख़ास्ता तो वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि 50 से ऊपर ही इसकी अर्निंग रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर की भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो एक हिस्टोरिकली कंसिस्टेंटली इसकी अर्निंग बढ़ रही थी, उसमें शायद थोड़ा-सा आपको इस साल डिप या डेंट नज़र आ जाए। अब यहाँ पर अर्निंग की तो बात हो गई, साथ-साथ जो एज़ एन इन्वेस्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो डिविडेंड और बोनसेस होते हैं। तो डिविडेंड की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2009 से लेके 2022 तक कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें इसने डिविडेंड को स्किप किया हो और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि आप इसके डिविडेंड के अंदर एक कंटीन्यूअस इंक्रीज़ भी देख सकते हैं। जैसे 2009 में इसने और 10 में देखें तो ढाई ढाई रुपए दिया, तो उसके बाद फिर इसका डिविडेंड बढ़ते-बढ़ते 3 साढ़े 3 हो गया और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा इसके डिविडेंड में इज़ाफ़ा ही होता गया और आप देख सकते हैं कि 2021 और 22 का देखें तो इसने 20-20 रुपए का डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। अब 2023 में अब तक 3 क्वार्टर का रिज़ल्ट आया तो उसमें इसने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 15% बोनस शेयर्स दे चुकी है। इसका नॉर्मली ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि ये कंपनी ईयर एंड पे ही अपना डिविडेंड दे रही होती है। इस दफ़ा पिछले कुछ अर्सा पहले बहुत सारी कंपनीज़ ने कुछ टैक्स मैटर्स की वजह से अनाउंस्ड या नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ बोनस शेयर्स वगैरह दिए थे या डिविडेंड दिए थे। तो उसी सिलसिले में इस कंपनी ने भी 15% बोनस शेयर्स ऑलरेडी दे दिए। अदरवाइज़ नॉर्मल ट्रैक रिकॉर्ड इसका यही है कि ये फाइनल रिज़ल्ट जब दिसंबर के आते हैं तो उसके साथ ही डिविडेंड और बोनस अनाउंस कर रही होती है।
अब बोनस की बात करें तो वो भी इस कंपनी ने लगभग सारे ही सालों में सवाए 11, 12, 13 में और 9 में, इसके अलावा बाकी जितने भी साल हैं, हर साल इस कंपनी ने बोनस शेयर्स भी दिए हैं। कभी 10%, कभी 12% और लास्ट जो अभी इसने रिसेंट दिए हैं वो 15%। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी शेयर होल्डर्स को नवाज रही है, अच्छे डिविडेंड भी पे कर रही है, बोनसेस भी दे रही है और इसकी अर्निंग भी मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। अब यही जो डेटा मैंने आपको दिखाया, इसको यहाँ पर आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसकी ईपीएस की है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2009 से लेके 2022 तक देखा जाए तो इसकी अर्निंग्स में मुसलसल एक इजाफा है। एक स्टीप आपको इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है और साथ साथ इसके जो डिविडेंड्स हैं उसके अंदर भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही नज़र आ रही है। जबकि बोनसेस की बात की जाए तो बीच में कुछ ईयर्स को स्किप किया गया है, लेकिन ज़्यादातर इसने बोनस शेयर्स भी दिए। अब जब बोनस शेयर्स भी दे रही होती है और डिविडेंड भी दे रही होती है कंपनी, तो आप एक रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने 2009 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो उसको उसके बाद इतने सारे सालों में मुसलसल ना सिर्फ ये कि डिविडेंड मिलते मिलते उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता, बल्कि चूंकि डिविडेंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पे मिलता है, तो बोनस शेयर्स भी उस बंदे को मिल रहे होते। तो बोनस शेयर्स की मद में अगर देखा जाए तो उसके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो चुके होते। तो उस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती थी उस बंदे के लिए कि जिसने लॉन्ग टर्म में इस शेयर में इन्वेस्ट किया हो। अब यहाँ पर हम इसके शेयर की परफॉर्मेंस को भी थोड़ा रीसेंट पास्ट का देख लेते हैं कि जो करंट प्राइस है इसकी शेयर की वो 487 रुपये है। अभी रीसेंट पास्ट में जो एक रैली हमें देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में, तो उसका फ़ायदा ये कंपनी भी उठा रही है। और 52 वीक्स का लो अगर देखें तो 322 रुपये 10 पैसे और 52 वीक्स का हाई देखें तो 575 रुपये था। अब पास्ट 1 ईयर में अगर मैक्सिमम पॉसिबल कैपिटल गेन की बात की जाए उस बंदे के लिए आइडियल सिनेरियो में कि जिसने 322 के आसपास इसको लिया हो, यानी कि 52 वीक्स के लोवेस्ट पे और 52 वीक्स के हाईएस्ट तक में बेचा हो 575 के आसपास, तो लगभग 78% का उसको कैपिटल गेन भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। अब यहाँ पर अगर पिछले 5 साल का आप देखें इसका ग्राफ कि किस तरह परफॉर्मेंस रही, तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस 600 से ऊपर भी गई, 650 से भी, और अभी जो इसकी प्राइस है वो 487 है। तो बीच में आपको अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं और एक ऑब्वियस सी चीज़ ये भी है कि वो कंपनीज़ जो कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती हैं और डिविडेंड भी रेगुलरली दे रही होती हैं, तो एक स्टेट के बाद उनके एक तो ये है कि डिविडेंड की वजह से भी शेयर की प्राइस नीचे आती है और दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा कोई कंपनी बोनस शेयर दे रही होती है उतना ही एक डाइल्यूशन का फैक्टर भी आ रहा होता है, तो कंपनी के शेयर डाइल्यूट होता रहता है। तो इतनी सारी डिविडेंड और बोनस देने के बावजूद भी अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस में देखें तो आपको उतनी ज़्यादा नेगेटिव डिप्स नज़र नहीं आ रही, या इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही जितनी कि अमूमन हमें देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि कंपनी चूँकि बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, बहुत ही प्रॉफ़िटेबल है, तो इस वजह से इस कंपनी के शेयर की जो एक वैल्यू है और इन्वेस्टर के ज़हन में इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बरकरार रहती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि ये कंपनी बहुत ही हाई वॉल्यूम कंपनी नहीं है, यानी कि आप इसके ट्रेड्स देखें तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिंग के शेयर्स होते हैं उसमें वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, बहुत हाई वॉल्यूम होगा तो तभी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन इस तरह के जो शेयर्स होते हैं वो काइंड ऑफ अ कॉर्नर्ड शेयर्स होते हैं, जिसके अंदर डिविडेंड के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई लाखों में आपको डेली की बेसिस पे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। तो इस पॉइंट को भी आपने ज़हन में रखना है। सेकेंडली इसकी जो बीटा वैल्यू है वो भी काफ़ी कम है। बीटा वैल्यू हमें ये बताती है कि इंडेक्स की मूवमेंट के अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर शेयर की मूवमेंट कितनी ज़्यादा है। लेट्स सपोज़ कि इंडेक्स 1% मूव किया, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर कितने परसेंट इन जनरल हिस्टोरिकली मूव होता रहा। तो इसकी 0.67 या समथिंग लाइक दैट इतनी इसकी बीटा वैल्यू है, विच मीन्स के इंडेक्स की मूवमेंट के अगेंस्ट इस कंपनी के शेयर की मूवमेंट निस्बतन काफ़ी कम होती है अप या डाउन दोनों सूरतों में। अब आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ भी देख लेते हैं इस कंपनी के हवाले से। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 5.26 है। ये ऑब्वियसली कम है, और जो हमारा इन जनरल एक बेंचमार्क होता है, या मेरे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 20% से ऊपर अगर हो तो वो आइडियल कहलाती है। तो उस लिहाज से ये सिग्निफिकेंटली कम है, लेकिन इसकी 2 रीज़न्स है। एक रीज़न तो ये भी है कि कंपनी ना सिर्फ ये कि डिविडेंड पे कर रही होती है बल्कि बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हुए ज़ाहिर-सी बात है कि बोनस शेयर्स तो उसमें फैक्टर इन नहीं हो रहे होते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि इसका दिसंबर में डिविडेंड आ रहा होता है, तो अभी जब दिसंबर में डिविडेंड आएगा होपफुली, तो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना डिविडेंड आता है, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये हमेशा
पहले से बेहतर ही दे रही होती है, तो उस लिहाज से दिसंबर में अगर अच्छा डिविडेंड देती है ये कंपनी तो उसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतर हो सकती है। और तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अभी रिसेंट में जो रैली आई है और शेयर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, तो जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें करंट प्राइस का भी अमल दखल होता है। करंट प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड जो है वो कम हो जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी सारी ही कंपनीज़ की डिविडेंड यील्ड आपको थोड़ी-सी कम नज़र आएगी बिकॉज़ शेयर की प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका 3.94 है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो गुड या बैड कंसीडर करने से पहले आपने ये देखना होता है कि किसी खास सेक्टर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए डेट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, या पर्टिकुलर कंपनी और उसके जो पीयर्स हैं सेक्टर के अंदर दूसरे उनके मुकाबले में उस कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कितनी है। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कंपैरेटिव टर्म में देखें तो कोई ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं इस सेक्टर के अंदर जिसकी डेट टू इक्विटी रेशो इससे कहीं ज़्यादा है। मीन्स कि उन्होंने इक्विटी के कंपैरिजन में अगर डेट की फाइनेंसिंग की कैलकुलेशन की जाए तो डेट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 8.6 है, और ये इस वक्त जो फार्मा सेक्टर है उसमें करंटली सबसे बेहतरीन है। यानी कि जितनी भी फार्मा सेक्टर की प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं या वो कंपनीज़ जो कि रिनाउंड कंपनीज़ हैं, उनमें सबसे जो कम इस वक्त प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो इसी कंपनी की है। तो अमूमन प्राइस टू अर्निंग रेशो को हम एक कंपैरेटिव टर्म में ही देख रहे होते हैं सेक्टर की दीगर कंपनीज़ के मुकाबले में, तो उस लिहाज से ये इस मयार पे पूरा उतर रही है। अब एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो करंट रेशो है जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में होती है वो 3.27 है, विच मीन्स कि इसके करंट एसेट्स सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज़ से, विच मीन्स के नियर फ्यूचर के अंदर इस कंपनी को लिक्विडिटी के हवाले से या डेट्स की रीपेमेंट के हवाले से एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2021 के मुकाबले में 2022 में इस कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें 21.65% का इंक्रीज़ हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इस कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी और मुसलसल इसकी अर्निंग्स या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी सेल्स में इजाफा हो रहा है। और यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखें तो 2023 के सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो सेल्स के अंदर ग्रोथ है वो 2.8% है। ये कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि कंपनी ने बहरहाल इन ऑड सर्कमस्टांसेस के अंदर भी अपनी सेल में इजाफा ही किया है। तो ये था ये थी इंपॉर्टेंट रेशोज़ और वो सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख ले। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक ज़रूर प्रॉब्लम है कि इनकी जो प्राइसेस होती हैं, जैसे जितनी भी अद्वियात हैं उनकी प्राइसेस हैं, ये हाईली रेगुलेटेड होती हैं। अपनी मर्ज़ी से ये अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनके जो प्रॉफिट के मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्राइसेस किस तरह रेगुलेट की जा रही है। तो ये हमेशा से इन कंपनीज़ का, फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ का एक रोना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि फार्मा सेक्टर की जो बेशतर कंपनीज़ होती हैं, इनको रॉ मटेरियल या जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी बेसिस पे ये अपने जो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, मेडिसिन बना रही होती हैं, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट के अंदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कतवाने होंगी, डॉलर की प्राइस जितना ऊपर जाएगी, उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और इनकी सेल्स के ऊपर। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अब इस कंपनी में या किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है वो प्योरली आपका अपना डिसीजन होगा। इस इन्फॉर्मेशन का मकसद सिर्फ आपके सामने सारा डेटा रख देना होता है। आप उस डेटा को किस तरह आपने अपने लिए यूज़ करना है और उसकी बेसिस पे क्या नताइज अखज़ करने हैं, दैट्स सोलली अप टू यू। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके लिए आप अपनी जो रिस्क एपेटाइट है या आपका अपना जो इन्वेस्टमेंट की गोल्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी की तरफ से भी बाय या सेल की कॉल अगर आपको मिलती है तो दैट्स नॉट समथिंग कि जिसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। यही वजह है कि इस चैनल के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि बाय सेल की कॉल्स ना दी जाएँ, डेटा आपके सामने रख दिया जाए, स्पून फीडिंग के बजाय आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और उसको आप खुद ही एनालाइज़ करके उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और किसी खास कंपनी, किसी खास सेक्टर या किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।